गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने चैप्टर 3 के अभी तक हमने जनसंख्या का वितरण है, घनत्व है, उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ी जनसंख्या वृद्धि। अब हम जनसंख्या वृद्धि से एक निश्चित टाइम में, निश्चित क्षेत्र में जो जनसंख्या में परिवर्तन हुआ है, जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं जनसंख्या वृद्धि के कारण, किस कारणों से जनसंख्या वृद्धि हुई। तो देखें आप, जनसंख्या वृद्धि कई कारणों से हुई है। मृत्यु दर में गिरावट आने से, प्रवास के कारण से, औद्योगिक विकास के कारण से, खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति हो रही है, उस वजह से भूखमरी नहीं फैल रही है। तो बहुत सारे रीजन की वजह से जनसंख्या वृद्धि हो गई है। लेकिन ये जो जनसंख्या वृद्धि हुई, इस वृद्धि से क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो उन समस्याओं को हम आज के इस अध्याय में पढ़ने जा रहे हैं कि समस्याएं कौन कौन सी हैं। तो देखें आप कि जनसंख्या समस्या और समाधान। पहले हम जनसंख्या समस्या के बारे में पढ़ते हैं। समस्याएं कौन कौन सी है, कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स है जो क्रिएट हो रही है। तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम आ रही है अत्यंत तीव्र और भयावह प्रॉब्लम। अत्यंत तीव्र व भयावह वृद्धि। ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा क्यों कि जिस गति से मानव ने विकास किया, संसाधनों का दोहन करना शुरू किया और अपने जीवन स्तर को उसने उच्च बनाए रखने के लिए, जीवन प्रत्याशा में वृद्धि के लिए उसने जो प्रयास किए, उसी का रिजल्ट है कि जनसंख्या जो वृद्धि है वो तीव्र गति से बढ़ रही है। क्योंकि मृत्यु दर में कमी आ चुकी है। जनसंख्या जो वृद्धि है वह वृद्धि सरकार के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो प्लान चलाए जाते हैं, उन प्लानों का भी उसके ऊपर प्रभाव कुछ हद तक ही पड़ा है। लेकिन जितनी हम उम्मीद लेके उन प्लानों को जो हमने लागू किया था, उसका रिजल्ट उतना पॉजिटिव नहीं आ पाया। कारण बहुत से रहे हैं जनसंख्या वृद्धि के। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या ये पैदा हो रही है कि इस गति से अगर जनसंख्या बढ़ती रही तो हम कह सकते हैं कि 2040 तक जो आबादी विश्व की है वो 1400 करोड़ के करीब हो जाएगी। 2040 तक विश्व की आबादी 1400 करोड़ तक, 2040 तक वर्ल्ड की आबादी कितनी हो जाएगी? 1400 करोड़। अगर इसी गति से ये वृद्धि होती रहेगी। दूसरी बात कि ये जो वृद्धि हो रही है, इसमें एक पहलू ये भी आ रहा है, एक प्रॉब्लम ये भी खड़ी हो रही है कि संसाधन हमारे क्या है? सीमित संसाधन। अब ये भी एक समस्या खड़ी हो रही है हमारे सामने, सीमित संसाधन। सीमित संसाधन है हमारे पास। इन संसाधनों के कारण इतनी बड़ी जो आबादी है, उस आबादी का भरण पोषण बहुत भारी पड़ रहा है। भरण पोषण इसका भारी पड़ रहा है सीमित संसाधन की वजह से। अगला है आपका कि वितरण का संकेंद्रीकरण। वितरण का संकेंद्रीकरण होना। वितरण जो है वह कुछ जगहों पर आबादी इतनी ज़्यादा है, कारण क्या है कि वहाँ संसाधन अधिक है। कुछ जगहों पर आबादी ज़्यादा होने का रीजन है कि वहाँ संसाधन अधिक है, और कुछ जगहों पर आबादी कम है, कारण क्या है कि संसाधन कम है। अब जाहिर सी बात है, मनुष्य अपने संसाधनों का जहाँ अधिकतम उसको उपयोग होंगे वही मनुष्य निवास करता है, उस वाली वो प्रवास करता है। तो ऐसे बहुत से कारण हैं जिस कारण से हम कह सकते हैं कि
पर्टिकुलर किसी जगह पे एक निश्चित क्षेत्र पे तो आबादी बढ़ रही है दिनों दिन, और किसी जगह आबादी कम हो रही है। हम जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत अभी जो पढ़ेंगे उसके अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार से प्रथम अवस्था से लेकर पांचवी अवस्था तक जो आबादी का ग्रोथ, जो आबादी की वृद्धि है, वो वृद्धि किस हद तक बढ़ते बढ़ते एक समय ऐसा आया कि वृद्धि कुछ इलाकों में तो बिल्कुल शून्य हो गई, यानी वहाँ वृद्धि दर कम हो गई, और कुछ इलाकों में बहुत ज्यादा वृद्धि दर आज भी मौजूद है। तो ये सब हम कह सकते हैं कि संसाधनों का जो संकेंद्रण है वह कुछ जगहों पे अधिक है और कुछ जगहों पे कम है, ये भी एक रीजन है। उसके बाद है क्या कि बिना वजह भूभागों से निराश, बिना वजह भूभागों से निराशा, ऐसे भूभाग जहां पे आज भी मानव बस्तियां नहीं बसी हुई है, वहां आज भी लोगों के रहने की पर्याप्त संभावनाएं नहीं है। तो इससे क्या होगा कि आबादी हमेशा दूसरे इलाकों में जो पहले भी नहीं बसे हुए थे वो आज भी नहीं बसे हुए, तो आबादी दूसरी जगहों पे आज भी नियमित तौर पर प्रवास के माध्यम से हो या उच्च जन्म दर के माध्यम से हो या निम्न मृत्यु दर के माध्यम से हो, किसी न किसी प्रकार से आबादी एक ही जगह ज़्यादा बढ़ रही है। बिना बसे हुए भूभाग और जमीन आज भी हमारे मानवीय रहवास में किसी काम की नहीं है, तो ये भी एक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। फिर आपका कि प्राकृतिक और मानवीय प्रतिबंध। अब प्राकृतिक और मानवीय प्रतिबंध, अब जाहिर सी बात है कि रहन सहन का जो स्तर है हमारा बहुत ज़्यादा ऊंचा है कहीं, और कहीं बहुत ज़्यादा नीचा है। रीजन ये है कि आपको बताया मैंने पहले, संसाधन जो है वह प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं, संसाधनों का वितरण बराबर नहीं हुआ है। रीजन ये है कि जो गरीब हैं उनमें आज भी भूखमरी, निरक्षरता, अशिक्षा, दरिद्रता ऐसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं, और जो साधन संपन्न है उनका ग्रोथ आज भी पैसे के मामले में, आर्थिक संपदा के मामले में दिनों दिन बढ़ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो बीच का गैप है, ये गैप संसाधनों के बराबर वितरण नहीं होने के कारण उत्पन्न हो रहा है। इससे महामारी, बेरोजगारी, ये ऐसे बहुत से कारक हैं जो जनसंख्या को प्रभावित करेंगे। अब ये तो आपके हुए जनसंख्या वृद्धि जो है कि समस्या है, ये प्रॉब्लम्स आपकी हो गई। अब अगला आप देखें कि जनसंख्या समस्या के समाधान। अब समाधान कौन कौन से हैं? जनसंख्या समस्या के समाधान। समाधान क्या है? तो देखिए आप कि समाधान वही होंगे जो प्रॉब्लम्स जिन वजह से क्रिएट हुई है, जिन वजह से प्रॉब्लम उत्पन्न हुई है, समस्या उत्पन्न हुई है, उन समस्याओं का अगर निराकरण हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपके जो उपाय हैं वे आपके समस्या समाधान के संसाधनों में काउंट कर लिए जाएंगे। सबसे पहले कि भौगोलिक संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करें। भौगोलिक संसाधन जो है उनको हम अपने स्तर पर अच्छी तरीके से उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो, हर जगह उनके पास उन संसाधनों की पहुंच होनी चाहिए, तब जाके व्यक्ति अपने विकास को पहुंच सकेगा। दूसरा, परिवहन के साधन है, औद्योगिकरण के कारण है, उद्योग है और निर्माण उद्योग है, इन सब इकाइयों के अंदर मैक्सिमम इनका जो उत्पादन है वो मैक्सिमम उपभोक्ताओं तक पहुंचे, सब जगह जरूरतमंद तक पहुंचे। फिर शिक्षा है, एजुकेशन है, शिक्षा सभी तक, शिक्षा जो है वह सभी तक होनी चाहिए। अगर व्यक्ति लिटरेट नहीं होगा, साक्षर नहीं होगा, तो वह अपने अच्छे और बुरे के महत्व को नहीं समझ पाएगा, वह अपने विकास को नहीं प्राप्त कर सकेगा, इसलिए जरूरी है। फिर एग्रीकल्चर, जैसे कृषि है, कृषि का नवीनीकरण होना चाहिए। बिल्कुल, कृषि का हमने वैसे तो खूब हमने संसाधनों को डेवलप किया है, हमने कृषि यंत्रों पे सरकार भी सब्सिडी दे रही है, बहुत सारे उपाय कर रही है, वो उन्नत हाइब्रिड बीज वगैरह उन सब पे भी शोध कार्य चल रहा है। लेकिन फिर भी जहाँ जरूरत है नवीनीकरण की,
क्योंकि आज खेतों का आकार दिनों दिन छोटा होता जा रहा है और किसान के पास जमीन कम पड़ रही है, उन्नत बीज उसको उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। तो जिन जगहों पे समस्याएं खड़ी हो रही है उन समस्याओं को वहाँ पे दुरुस्त किया जाए और सरकार और किसान के बीच में एक कनेक्टिविटी होनी बहुत जरूरी है ताकि वे उनकी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। आर्थिक सहायता देनी चाहिए। फिर जनसंख्या जहाँ अल्प क्षेत्रों में जहाँ बसी हुई है वहाँ पे दूसरे बहुसंख्यक क्षेत्र की जो आबादी है उसको वहाँ पर पलायन करवाया जाए या संसाधनों का और अधिक विकास किया जाए उन क्षेत्रों में जहाँ जनसंख्या कम बसी हुई है ताकि आबादी अपने आप उस और प्रभावित हो जाए। फिर है कि देरी से विवाह, परिवार नियोजन और संतानति निग्रह। देरी से विवाह, जो विवाह की आयु है जैसे सरकार ने फिक्स कर रखी है 18 वर्ष लड़की की और 21 वर्ष लड़की की, तो ये जो आयु है इस आयु के बाद इनकी शादी होनी चाहिए ताकि जल्दी संतानोत्पत्ति नहीं हो। इस कारण से कभी कभी जल्दी संतानोत्पत्ति में जच्चा और बच्चा दोनों को खतरा रहता है। तो ये सब ऐसे बहुत से रीजन है जिनकी वजह से हम एक मृत्यु दर में कमी ला सकते हैं और जन्म दर है फैमिली प्लानिंग के माध्यम से परिवार नियोजन की कार्यक्रम चलाकर जनता को अवेयर किया जाए ताकि वे परिवार को सीमित रखें, कम मात्रा में रखें ताकि संसाधनों का उन तक पहुँच हो सके और संसाधनों का वितरण करने में सरकार को आसानी ना हो। तो ये बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जो समस्या समाधान के तौर पर हम याद कर सकते हैं। अब अगला आता है आपका जनांगीय संक्रमण सिद्धांत। जनांगीय संक्रमण सिद्धांत, तो देखें आप जनांगीय संक्रमण सिद्धांत क्या चीज है। सिद्धांत जनांगीय संक्रमण सिद्धांत, इसकी उपयोगिता क्या है? इसकी उपयोगिता क्या है? क्या है भाई इसकी उपयोगिता? तो इसकी उपयोगिता देखें आप, इसकी उपयोगिता होती है किसी विशिष्ट क्षेत्र में जनसंख्या के पूर्वानुमान से होती है। यानी कोई भी ऐसी एक निश्चित क्षेत्र है उसमें जनसंख्या आने वाले समय में कितनी होगी, कितनी संभावना है, उन सब के बारे में इस जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के माध्यम से पढ़ा जा सकता है। और वर्तमान की जनसंख्या है, वर्तमान जनसंख्या उसका वर्णन भी इसमें मिल जाता है कि वर्तमान में कितनी जनसंख्या है और आने वाले समय में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है। इन सब का हम जनांगीय संक्रमण सिद्धांत के माध्यम से पढ़ सकते हैं क्या चीज है। फिर आप देखें कि ये सिद्धांत हमें बताता क्या है। तो ये तो हमने इसकी उपयोगिता पढ़ ली कि इसकी उपयोगिता तो ये है कि जनसंख्या का वर्णन करता है, साथ ही आने वाले समय में जनसंख्या कितनी बढ़ेगी। लेकिन ये सिद्धांत हमें क्या बताता है ये भी हमें पता होना चाहिए। ये सिद्धांत बताता है कि कोई भी अगर समाज है, कोई भी समाज है जो ग्रामीण, खेतिहर और अशिक्षित अवस्था में है, समाज ग्रामीण, खेतिहर समाज है जो ग्रामीण है, खेतिहर है और अशिक्षित है। अशिक्षित अवस्था में जो समाज है
समाज कैसा है आपका? ग्रामीण है, खेतिहर है और अशिक्षित है। वह समाज किस प्रकार से इस अवस्था में इस अवस्था की उन्नति को प्राप्त करता है, किस प्रकार से वह ग्रामीण से नगरीय बनता है, खेतिहर से औद्योगिक बनता है और अशिक्षित से शिक्षित बनता है। ग्रामीण से नगरीय, खेतिहर से औद्योगिक और अशिक्षित से शिक्षित। हम कह सकते हैं इस प्रकार से जो अवस्थाएं परिवर्तित होती हैं वह सिद्धांत हमें जनाकी के संक्रमण सिद्धांत बताता है। इसके माध्यम से हमें प्राप्त होता है कि किस प्रकार से ग्रामीण जो समाज था वह नगरीय हो गया, खेतिहर है वह औद्योगिक हो गया, अशिक्षित है वह शिक्षित हो गया। तो इस समाज से हमें प्राप्त होता है। फिर आप देखें कि ये समाज ये भी बताता है कि किस प्रकार से उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित हो गई है। ये समाज हमें ये भी बताता है, ये ग्राफ, कि उच्च जन्म दर उच्च जन्म दर उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। भाई उच्च जन्म दर है और उच्च मृत्यु दर इसमें परिवर्तित हो गई है। निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित। तो ये सिद्धांत उपयोगिता कहते हैं कि किसी निश्चित क्षेत्र में जनसंख्या की पूर्वानुमान तो वर्तमान जनसंख्या का वर्णन इसी माध्यम से होता है। तथा समाज जो है इस समय क्या प्राप्त होता है, तो समाज ग्रामीण था वह नगरीय हो गया, खेतिहर जो थे मजदूर वह औद्योगिक मजदूर बन चुके हैं और अशिक्षित समाज तब वह शिक्षित हो गया है। दूसरी बात, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, जो जन्म दर उच्च और उच्च मृत्यु दर थी वह निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर में परिवर्तित हो गई है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक समाज का जो स्ट्रक्चर है वह स्ट्रक्चर इस अवस्थाओं को पार करके इन अवस्थाओं में पहुंचता है। इन सबको हम एक ग्राफ के माध्यम से बताते हैं जो आपका जनांकी के संक्रमण सिद्धांत है। अब आप देखें कि जनसंख्या जो है वह आबादी प्राचीन काल से लेकर वर्तमान काल तक कई फेजेस से गुजरी है, कई अवस्थाओं से गुजरी है। ये अवस्थाएं किस प्रकार से हैं वो हम इस सिद्धांत के अंदर पढ़ेंगे। 5 अवस्थाएं हैं टोटल। 5 अवस्थाओं में उच्च जन्म दर से उच्च मृत्यु दर, शुरुआत की पहली अवस्था आपकी है उच्च जन्म दर से उच्च मृत्यु दर। दूसरी अवस्था है आपकी उच्च जन्म दर और मृत्यु दर उच्च है परंतु पहले वाली मृत्यु दर के मुकाबले थोड़ी सी निम्न है। पहले मृत्यु दर के मुकाबले थोड़ी सी निम्न है। पहले प्रति 1000 50 की थी अगर मृत्यु दर उच्च, तो अब 40 है, लेकिन है अभी भी ऊंची है, लेकिन पहले के मुकाबले थोड़ी सी निम्न है। फिर तीसरा है आपका उच्च जन्म दर और मध्यम मृत्यु दर। अब मृत्यु दर में थोड़ी कमी आई है, लेकिन जन्म दर अभी भी उच्च बनी हुई है। फिर चौथी अवस्था कहती है कि मध्यम जन्म दर है और निम्न मृत्यु दर है। मध्यम जन्म दर कैसी है, मध्यम है, और मृत्यु दर कैसी है, निम्न है। आपकी मृत्यु दर में और कमी आ गई है। तो इस प्रकार से लास्ट 5 अवस्था आपके है कि निम्न जन्म दर है और निम्न मृत्यु दर है। तो टोटल 5 अवस्थाएं हैं। अभी हम ग्राफ के माध्यम से इसको पूरा समझते हैं। तो ये रहा आपका जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत। अब देखिए इसको अपन समझें अच्छी तरीके से। ये सिद्धांत हमें बताता है किस तरीके से
हम जो 5 अवस्थाएं प्राप्त करते हैं, 5 अवस्थाएं किस तरीके से प्राप्त करते हैं। फर्स्ट देखिए आप कि इस ग्राफ में एक तरफ आपका जन्म मृत्यु दिया हुआ है, प्रति 1000 प्रति वर्ष है। 1000 पे कितने जो लोग हैं वो हर साल जन्म दर को प्राप्त होता है और मृत्यु दर को प्राप्त होता है। ये सब इसके ऊपर एक दिए हुए अक्ष में। दूसरा आपको दे रहा है अवस्थाओं और किन किन देशों के अंदर कैसी कैसी अवस्थाएं हैं, ठीक है, उसके बारे में आपका दूसरा बता रहा है। तो आप देखें इस प्रथम अवस्था के अंदर जो प्रथम अवस्था है तो अवस्था कहेंगे कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है। इस समय इस प्रथम अवस्था में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है, लेकिन इस अवस्था को प्राप्त करने वाले जो देश है वे है यहाँ की सूडान है, कांगो है, घाना है और आदिवासी इलाके जहाँ पे बारिश होती रहती है। वे सारे ऐसे इलाके हैं जो आपको प्रथम अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं और उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर दोनों ही विद्यमान है। अगली अवस्था आपकी द्वितीय अवस्था है, वे आपकी देखें कि अंगोला है, रोडेशिया है, सोमालिया है, ऐसे दो देश हैं जो द्वितीय अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। इस अवस्था के अंदर उच्च जन्म दर है, जन्म दर कैसी है, देखिए जन्म दर तो आपकी उच्च है, लेकिन मृत्यु दर में कमी आई है, लेकिन पहले के मुकाबले कमी आई है। समझ रहे हैं, पहले जो जन्म दर उच्च मृत्यु दर उच्च थी उसके मुकाबले अब मृत्यु दर कमी आई है, लेकिन फिर भी मृत्यु दर अभी भी उच्च बनी हुई है। द्वितीय अवस्था को प्राप्त करने वाले देश होते हैं। फिर नंबर आता है तृतीय अवस्था। तृतीय अवस्था में देखते हैं कि जन्म दर है, जन्म दर अभी भी उच्च बनी हुई है। तृतीय अवस्था में जन्म दर अभी भी उच्च बनी हुई है, लेकिन मृत्यु दर है और मृत्यु दर अब काफी नीचे आ चुकी है। मृत्यु दर अब काफी नीचे आ चुकी है, यानी मध्यम स्तर पर पहुंच चुकी है मृत्यु दर। ऐसी अवस्था प्राप्त करने वाले जो देश है उसमें भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, क्यूबा, केनिया, ये ऐसे देश हैं जो ये ऐसे देश हैं जो तृतीय अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। यानी यहाँ मृत्यु दर भी जन्म दर तो अभी भी उच्च है, लेकिन मृत्यु दर में अभी कमी आ गई है। क्यों आ गई है? क्योंकि हमने मेडिकल सेक्टर में रिफॉर्म किया है, वहाँ हमने हेल्थ स्वास्थ्य को लेकर हमने कुछ और संसाधन जुटाए आबादी के हिसाब से। फिर अगर हम आता है चतुर्थ अवस्था, यह अवस्था जिसके अंदर जन्म दर भी कम हो जाती है और मृत्यु दर बिल्कुल निम्न हो जाती है। मृत्यु दर बिल्कुल ही निम्न हो जाती है, यहाँ जन्म दर कमी आती है और मृत्यु दर निम्न हो जाती है। इस अवस्था को प्राप्त करने वाले देश है आपका ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, मिस्र है, ये ऐसे देश हैं जिन्होंने इस अवस्था को प्राप्त कर लिया है। यानी वहाँ पे जन्म दर भी कम हो गई, मध्यम गति पर आ गई और मृत्यु दर बिल्कुल ही निम्न हो गई। फिर हमारा पंचम और लास्ट आपका आता है ऐसी अवस्था जिसमें जन्म दर भी निम्न हो और मृत्यु दर भी निम्न हो। यह अवस्था देखिए आप कि निम्न और जन्म दर भी यहाँ पे निम्न है, मृत्यु दर भी निम्न है। ऐसी अवस्था पंचम अवस्था आपकी जो ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और मतलब यूरोपीय ऐसे देश हैं जिन देशों में ऐसी अवस्थाएं प्राप्त हुई है, क्योंकि वहाँ उन्होंने बहुत से फैक्टर है जिस वजह से उन्होंने अपनी आबादी पे कंट्रोल किया है। जन्म दर वहाँ कम है क्योंकि क्लाइमेट उस टाइप का है, जिस वजह से पहले ही जन्म दर ज़्यादा नहीं थी वहाँ, लेकिन अब मृत्यु दर भी और कम हो गई है। इसी वजह से दोनों ही देशों में वह देश पंचम अवस्था में पहुंच चुके हैं। तो इस प्रकार से जननांग संक्रमण सिद्धांत हमें बताता है कि किस प्रकार से कौन से देश किस अवस्था में पहुंच चुके हैं, कहाँ पे कितने संसाधनों की जरूरत है और संसाधनों का वितरण जो है वो वितरण इस सिद्धांत के माध्यम से अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। आबादी का वितरण भी इस माध्यम से समझा जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो आबादी जिस तरीके से ग्रोथ बढ़ रही है, हमने कहा कि 1400 करोड़ के करीब पहुंच जाएंगे 2040 तक। अगर इसी गति से आबादी बढ़ती रही, समय पर इस आबादी के ऊपर अगर कंट्रोल नहीं किया गया, इस उच्च जन्म दर को अगर हमने कम नहीं किया, तो आने वाले समय हमारे लिए बहुत ही भयंकर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। कल हम फिर नए चैप्टर के साथ ऑनलाइन क्लासेज में